एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum dear student, I am Professor Naila Shabir, your Pak Study teacher for 9th class. I do hope you all are fine and well at your homes with your families. आप अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और साथ ही साथ हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि आप लोग अपनी लर्निंग पे भी तवज्जो दे रहे होंगे और देनी भी चाहिए। यू आर इन 9th class and this is board class and you have to prepare yourself for board exams. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप 8th क्लास से 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं तो जो 8th क्लास होती है उसका सारा जो सेटअप होता है या उसकी मेथडोलॉजीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, 9th क्लास की डिफरेंट होती हैं। सो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन योर बुक्स फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, ये बात आपको करनी है, हमेशा से माइंड में रखनी है। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। टुडे वी आर गोइंग टू learn lecture number 21 and as you know we are discussing chapter number 2 which is the movement of Pakistan and the emergence of Pakistan, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। हम ये चैप्टर नंबर 2 अपना कर रहे हैं और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 85% अपना जो काम है वो कर लिया है और अगर आज लेक्चर हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 90% जो सिलेबस है हमारा फ़र्स्ट 50% वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे फ़र्स्ट 50% के अंदर फ़र्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। वी हैव डन चैप्टर नंबर 1 एंड वी आर एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ इकनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की। क्या होती है मुआशी तरक्की? तरक्की क्या होती है, मुआश क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। When you will be able to learn this concept, then definitely you will be able to learn the next concepts regarding these topics. ठीक है, अगर हमें मुआशी तरक्की का ही तसव्वुर, उसकी डेफिनेशन नहीं आएगी तो हम आगे बाकी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। हम लोगों ने पीछे अपने सारे जो हिस्ट्री थी ऑलमोस्ट इंडो पाक हिस्ट्री भी पढ़ी और फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस किया और हमने वॉर तक अपनी बात ख़त्म की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर मुआशी तरक्की कैसे हुई, पाकिस्तान ने ख़ुद को इकनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। सो इफ़ यू सी डेफिनेशन, सो द ग्रोथ ऑफ इकॉनमी फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस्ड इकॉनमी इज़ नोन एज इकनॉमिक डेवलपमेंट। बैकवर्ड इकॉनमी, पसमानदा तरक्की जो आपकी माशियत है, किसी भी पसमानदा माशियत का तरक्की याफ्ता माशियत की तरफ गामजन होना, एडवांसमेंट, आगे बढ़ना। ठीक है, पसमानदा माशियत से आप एक तरक्की याफ्ता माशियत की तरफ बढ़ते हो तो उसे हम कहते हैं मुआशी तरक्की। मैं यूँ एक मिसाल आपको देती हूँ कि एक शख्स है, वो मंथली इनकम उसकी 10,000 है, वो 10,000 रुपये कमाता है तो वो मुश्किल अपनी बेसिक नीड जो है वो पूरी कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वक्त की रोटी वो मुश्किल वो पूरी कर सकता है, उसकी बच्चों के पास कोई एजुकेशन नहीं है, सेहत के लिए उनके पास कोई बेहतर सहूलियात नहीं है। यूँ समझ लें कि वो मोहल्ले के किसी क्लिनिक पे जाके कोई दवाई ले सकते हैं या दवाई भी नहीं, कोई होम रेमेडी जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वो इलाज करा नहीं सकते और इवन के 10,000 में उनकी पूरी नहीं पड़ती और उनके लिए महीना जो है वो पूरा चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एक शख्स है जिसकी इनकम जो है वो 30,000 है। अब वो 30,000 में क्या करता है कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन भी दे रहा है, किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो दाखिल करा देता है, किसी सरकारी हस्पताल से इलाज भी कराने के काबिल है और वो कदरे बेहतर जो है वो ज़िंदगी गुजार है। इसी तरह एक और शख्स है, उसकी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो जिसकी 1 लाख है वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहा होगा, हो सकता है कि किसी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे रहा हो। ठीक है, वो किसी प्राइवेट हस्पताल में अपना इलाज जो है वो करवाता हो। ठीक है, और उसके जो बच्चे हैं वो उन बच्चों को रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी करवाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल
बाहर होटलिंग भी करवाता हो, हैंग आउट्स भी करवाता हो, वो बाहर तफरीह के लिए भी जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे भी जाते हो और उसके पास सेविंग्स भी हों। तो देखो 3 डिफरेंट जो लोग हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब ये 3 डिफरेंट लोग हैं। अगर मैं यूँ बात करूँ कि एक ही पर्सन है, वो पहले 10,000 कमाता था, उसके बाद कुछ रिसोर्सेज उसने अपने बेहतर किए, उसे बेहतर जॉब मिली तो वो 30,000 कमाना शुरू, और उसके बाद बेहतर मिली तो 1 लाख। अब ये जो सफ़र है 10,000 से 1 लाख तक का, ठीक है, जहाँ पे उसकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही, उस 10,000 से 1 लाख का जो सफ़र है उसे हम कह सकते हैं कि ये मुआशी तरक्की है, इकनॉमिक डेवलपमेंट है, क्योंकि वो पसमानदगी से तरक्की की तरफ उसने सफ़र किया, ठीक है, जिसमें उसको बेहतर ज़रूरियात भी मिली, बेहतर सहूलियात भी मिली, लग्जरीज़ भी मिली, सेविंग्स भी उसकी। तो अगर इसकी डेफिनेशन को यूँ कहें कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है थ्रू विच सच चेंजेस आर इंट्रोड्यूस, जिसके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जो है मुतारिफ़ करवाई जाती हैं इकॉनमी के अंदर। किस तरह से मुतारिफ़ करवाई जाती हैं? बाय अडॉप्टिंग एंड यूटिलाइजिंग मॉडर्न एडवांस्ड कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज टू इंक्रीज़ द कंट्रीज़ इनकम। मुल्क की आमदनी, अब ये इकनॉमिक डेवलपमेंट जो मैंने आपको एक मिसाल दी थी एक लोगों की, एक पर्सन की जो ये 10,000 कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, वो एक आम आदमी की मुआशी तरक्की की बात कर रही थी मैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो मुआशी तरक्की मुल्क की क्या है कि जब मुल्क की आमदनी बढ़े, ऐसे रिसोर्सेज जनरेट किए जाएँ, आप सरमाया इस्तेमाल करें, आप वसाइल जनरेट करें, रिसोर्सेज जनरेट करें, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो और आपकी इनकम बढ़े। उस इनकम के बढ़ने से क्या होता है कि तब्दीली आती है। जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा सहूलियात अवेल कर सकते हो, आप अपनी बेसिक नीड्स ना सिर्फ पूरी करते हो बल्कि आप अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी या स्टाइल जो है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड आपका जो है वो बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। आप एक बेहतर घर में रहते हो, ठीक है, आप एक बेहतर इन्वायरमेंट में लाइफ गुजारते हो, आप बेहतर एजुकेशन लेते हो, आप बेस्ट हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो अडॉप्ट करते हो। सो ये चीज़ें जो हैं ये इकनॉमिक डेवलपमेंट में आती हैं। और जब किसी मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट होती है, मुल्क की इनकम बढ़ती है, तो उस मुल्क की इनकम के बढ़ने की वजह से उस मुल्क के अंदर वसाइल जनरेट होते हैं, वसाइल पैदा होंगे, लोगों को बेहतर मौके मिलेंगे अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि इनकम चूँकि हमारी इंक्रीज़ हो गई है, सो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपने लोगों को बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दे, और साथ ही साथ रिक्रिएशन दे। सो मैसेज जो हैं दे इंजॉय बेटर फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट इफ़ द इनकम ऑफ कंट्री इंक्रीजेस। क्लियर? आई डू होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी, और आसान है, कोई इसमें मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है, तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। डेफिनेशन हमने कर ली कि मुआशी तरक्की क्या है, कि ये एडवांसमेंट है फ्रॉम बैकवर्ड टू एडवांस लेवल, ठीक है, एक माशियत का, पसमानदा माशियत का, तरक्की याफ्ता माशियत के रास्ते पे गामजन होना या बढ़ना, उसको हम मुआशी तरक्की कहते हैं। अब बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की, तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। अटेंशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर के किस तरीके से पाकिस्तान के ज़रई शोबे पे तवज्जो दी गई, अटेंशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, किस तरह पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आई, उसके अंदर जो है प्रोग्रेस नज़र आई हमें, और किस तरह पाकिस्तान का जो एजुकेशन और सोशल सेक्टर है, समाजी शोबा है, उसके अंदर तब्दीली आई, उसके अंदर बेहतरी आई। और ये हम बात करेंगे जनरल अयूब ख़ान के दौर से बात करते हैं। जब हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो मुआशी तरक्की की रफ्तार को भी मैयर करते हैं। हम हर साल ये देखते हैं कि हर साल में कितने % जो है वो तरक्की हुई है। अब वो तरक्की को हम इस तरह से नहीं मैयर कर सकते, हम उसकी रफ्तार देख सकते हैं कि जी इतनी इनकम जनरेट हुई, इतने रिसोर्सेज जनरेट हुए, इतनी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मैसेज को दी गई, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही है। जनरल अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में मुआशी तरक्की की जो एवरेज एनुअल रेट था वो 7% था, मीन 7% के करीब थी। और अयूब ख़ान ने कुछ जिन 3 सेक्टर्स पे बात की वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ज़रई शोबा, सनती, तालीमी और समाजी शोबा।
अब पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकॉनमी का दारोमदार, जिसकी बैकबोन जो है इकॉनमी की वो एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, पाकिस्तान की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा हमें ज़राअत से हासिल होता है। सो वी नीड टू डेवलप आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ज़मीन है हमारे पास, मौसम अच्छे हैं, ठीक है, हमारी जो फसलें हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म की फसलें जो हैं वो यहाँ पे पैदा होती हैं, तो हमें इस सेक्टर पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी, जस्ट टू इंक्रीज़ आर इनकम बिकॉज वी गेट अ मेजर पोर्शन ऑफ आर बजट फ्राम दिस सेक्टर। तो पाकिस्तान की मईशत के अनुसार ज़्यादातर ज़राअत पर था, इसलिए अयूब खान ने ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ़ इस्लाहात, इनके रिफॉर्म्स जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाईं। सबसे पहली बात जो उन्होंने की, उन्होंने बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, जिनके पास बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीनें थी, सबसे पहले उसने कुछ लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन लैंड रिफॉर्म्स का क्या था कि उसके अंदर जो ऑनरशिप थी उसकी एक लिमिट कर दी कि एक पर्सन जो है, अगर वो लैंडलॉर्ड है, वो इतनी जो ज़मीन है वो अपने नाम रख सकता है। एक सरकारी ऑफिसर है तो वो कितनी ज़मीन अपने नाम रख सकता है। इसी तरह उन्होंने, अयूब खान ने जो लैंड रिफॉर्म्स अपनी मुतारिफ़ करवाई थी, ज़मीनी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई थी, उसमें जो मज़ारे थे, यानी कि जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग थे या फिर किसान थे छोटे, उनको ज़मीनें तकसीम की गई ताकि जो ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं उन पे काश्तकारी हो, उन्हें एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल बनाया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए उन ज़मीनों के कि वहाँ पे कल्टीवेशन जो है, काश्तकारी हो सके, फसलें उगाई जा सकें। फिर जो इम्पॉर्टेंट जो हाई प्रोडक्टिव सीड्स होते हैं, जो हाई प्रोडक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन हो सकती है, ज़्यादा पैदावार हो सकती है, ठीक है, वो वाले बीज बाहर से मंगवाए और किसानों में तकसीम किए गए। जो आपके फर्टिलाइज़र्स थे, वो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र्स तो यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र्स थे उनको, उनके इस्तेमाल को बढ़ाया गया, स्पेशली कीमियाई खादों के इस्तेमाल को बढ़ाया गया। फिर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है ज़राअत के अंदर, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेशर है, ये चीज़ें क्या हैं, फसल को काटने के लिए, ठीक है, बीज बोने के लिए मशीनें थी, ट्रैक्टर फसलों में हल चलाने के लिए, खेत तैयार किया जाता है। जब कोई फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले ज़मीन तैयार की जाती है, ठीक है, उस फसल की मुनासबत से कि फ़सल कौन सी है। अगर चावल की फ़सल है तो उसके लिए मखसूस तरह से ज़मीन जो है वो तैयार की जाती है। तो उसके लिए जो मशीन्स थी वो सारी बाहर से मंगवाई और उनको इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर। और उसके इंट्रोडक्शन का मकसद यही था कि जो हमारे फार्मर्स हैं या कल्टीवेटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, बेहतर जो उनके पास इनपुट है, मींस अच्छा क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करें, क्वालिटी की फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करें, ताकि जो प्रोडक्शन है आपके पास फसल की, क्रॉप की, वो बहुत ही अच्छी हो सके। और जितनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा होगी, उतना ही आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो फार्मर्स को कर्ज़ा दे सकते, क्योंकि फार्मर इतने अमीर तो होते नहीं हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने जो लोन था ऑन इजी इंस्टॉलमेंट वो प्रोवाइड किया गया, ताकि एक गरीब किसान जो है वो भी न्यू मशीनरी, फर्टिलाइज़र या सीड्स वगैरह जो हैं वो ख़रीद सकें, और जितना अच्छा आप इनपुट देंगे उतना ही अच्छा आपको आउटपुट भी मिलेगा। इसके साथ साथ सिर्फ मशीनरी जो है या ज़मीन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि ज़मीन को इरीगेट करना है, पानी देना है फसलों को, ठीक है। तो जो इरीगेशन सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव किया गया, ठीक है। बहुत सारी कनाल्स बनाई गई, डैम्स बनाए गए, बैरेजेस बनाए गए, ट्यूबवेल्स लगाए गए, ताकि जो पानी है काश्तकारी के लिए वो मुहैया किया जा सके। कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं मींस के वहाँ पे कनाल जो है वो उसको इरीगेट कर सकती है और वहाँ पे नहरें मौजूद होती हैं, पानी मिल जाता है फसलों को। बट वो एरियाज़ जहाँ पे कनाल्स दूर हैं उन एरियाज़ से जहाँ पे कल्टीवेशन हो रही है, तो वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं, ठीक है। और ट्यूबवेल्स लगाने का मकसद यही होता है कि वहाँ पर उन फसलों को पानी जो है वो बर वक्त मिल सके, ठीक है। तो ये वो ज़रई शोबे पे तवज्जो थी जो अयूब खान ने अपने दौर में दी। उसमें लैंड रिफॉर्म्स लेके आया, उसने मशीनरी इम्प्रूव जो है वो इंपोर्ट की, बाहर से मंगवाई, और फार्मर्स को लोन्स वगैरह दिए। तो ये वो तमाम मेजर्स थे, ये तमाम स्टेप्स थे जो कि लिए गए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर।
फिर हम बात करते हैं सनती शोबे की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो अयूब ख़ान ने 1958 के अंदर मार्शल लॉ के नफाज के बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, सनती पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत मुल्क के अंदर न्यू इंडस्ट्रीज़ जो थी उनके क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कि ये जो सनती पॉलिसी, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या था कि मुल्क में नई सनतों का क़याम अमल में लाया जाए। जब नई सनतें बनेंगी, नई फैक्ट्रीज़ बनेंगी, नई इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, तो डेफ़िनेटली लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और जब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो एक आम आदमी की जो हालत है वो बेहतर हो जाती है। जो सनती बरामदाद हैं उसके अंदर इजाफा हुआ, ठीक है। हमारी जो इंपोर्ट होती है हम उसको कम करते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ मौजूद होंगी तो हम अपने मुल्क के अंदर चीज़ें तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम होल्डिंग दिस मार्कर, अगर ये मार्कर मैं बाहर से लेती हूँ, बाहर से मंगवाती हूँ, बाहर के मुल्क से मंगवाती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ, तो ये महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसकी कॉस्ट महंगी होगी, ये एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अगर ये मार्कर मेरे मुल्क में एक इंडस्ट्री या फैक्ट्री उसमें तैयार होता है तो इसकी कीमत कम हो जाती है, ठीक है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो शिपमेंट के चार्जेस, टैक्सेस लग जाते हैं, और वो चीज़ बाहर से क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़र करके आ रही होती है तो उसके पैसे बढ़ जाते हैं। वो बेशक अपने मुल्क में बहुत सस्ती मिलती हो, चीप रेट्स पे मिलती हो, लेकिन जब वो किसी दूसरे मुल्क से आती है और आपके मुल्क में बिकने के लिए तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो सनती बरामदाद में हमने इजाफ़ा किया, मीन्स जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं उनमें हमने इजाफ़ा किया, क्योंकि हमारे मुल्क में नई इंडस्ट्रीज़ लग चुकी थी। जो छोटी सनतें होती हैं, घरेलू सनतें हैं, उन पे तवज्जो दी गई, जिन्हें कॉटेज इंडस्ट्री भी कहा जाता है या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं, उन पे ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्री जो घरेलू सनतें हैं उनसे वाबस्ता हैं। आपने कभी विज़िट किया होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में या पंजाब के कुछ रूरल एरियाज़ में, तो आपको वहाँ पे हैंडमेड क्राफ्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो जो क्राफ्ट्स होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में बने हुए होते हैं। फिर सनतकारों को, जो ट्रेडर्स थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको टैक्सों में और ख़ाम माल की दरामदाद पर छूट दी गई, मीन उनको रिलैक्सेशन दी गई रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाने के लिए, या फिर जो चीज़ें वो बाहर से उन्हें ज़रूरत की है। और इसके अलावा जो टैक्स लगाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ पे, उसको भी, उसके रेट को भी कम रखा गया, रिलैक्सेशन दी गई। टेक्निकल ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपके मुल्क में आप इंडस्ट्रीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं कोई कारोबार शुरू करना चाहती हूँ, तो मैं वो कारोबार देखूंगी जो ज़्यादा सूटेबल होगा इस मुल्क के अंदर, ठीक है, जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकेगा, जिसमें मुझे लॉस के चांसेस कम होंगे। और फिर मैं ये भी देखूंगी कि हुकूमत इस मामले में मुझे किस हद तक सपोर्ट कर रही है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ये एक पॉलिसी का हिस्सा था कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं, उनको मोटिवेट किया गया टू इन्वेस्ट देयर मनी इन पाकिस्तान। 1959 में एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो, IPB से कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा सनती शोबों की मदद के लिए साइंसी तहकीक में इजाफे के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR का क़याम अमल में लाया गया। ये लाहौर में है, इसका एक मेजर इंस्टीट्यूट। साइंसी तहकीक इंडस्ट्री के अंदर सनती शोबों को तरक्की देने के लिए जो साइंस टेक्नोलॉजी है, ये एडवांसमेंट है, ये रिसर्च है, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया। फिर 1961 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। इसका मकसद सनतों की तरक्की के लिए, जो भी सनतें हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज़े फ्राहम करना था, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन PICIC का क़याम अमल में लाया गया, जिसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से सनतों को जो मॉनेटरी असिस्टेंस होती है, माली मदद होती है, वो दी। इसके अलावा एक्सपोर्ट बोनस स्कीम का भी आगाज़ किया गया। मीन्स ये वो सारे स्टेप्स थे एंड दो स्टेप्स वर टेकन इन ऑर्डर टू मेक प्रोग्रेस इन आर इंडस्ट्री, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको तरक्की देने के लिए, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए, उसको ज़रा मजबूत बनाने के लिए तमाम इक़दाम जो हैं वो किए गए थे, और उसका जो आउटकम है वो हमें आने वाले सालों में नज़र आया।
उसके बाद हम बात करते हैं जी अटेंशन ऑन एजुकेशन एंड सोशल सेक्टर। देखें, एग्रीकल्चर से आपको इनकम हासिल होती है, इंडस्ट्री से भी आपको हासिल होती है, लेकिन आपने इन इनकम को हासिल करने के बाद आपने अपने मैसेज पे, अपने लोगों पे ख़र्च करना होता है, और जो लोग होते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोबलर है, एक मोची है, या एक कारपेंटर है, या एक प्लम्बर है, या एक टीचर है, या एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी किसी ना किसी हुनर की बदौलत, तालीम की बदौलत कुछ ना कुछ अर्न कर रहा होता है, वो किसी भी कंट्री की इकॉनमी का एक हिस्सा होता है, और उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स नेचुरल रिसोर्स होते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो लोग होते हैं, वो माइंड्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़मीन में फसलें खुद ब खुद नहीं उगती, डेफिनेटली किसान उस पर अपना इनपुट देता है। इसी तरह हम बात करेंगे एजुकेशन और सोशल सेक्टर की कि इसके अंदर क्या हुआ। जनरल अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में तालीम और समाजी शोबों में भी इस्लाहात लाई गई, मींस के एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है, नया जो करिकुलम था, न्यू करिकुलम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। कुछ जो आपकी टेक्स्ट बुक्स थी वो नई जो हैं उनको पब्लिश किया गया। मुख्तलिफ़ सूबों में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स का क़याम अमल में लाया गया। जैसे ये मेरे पास अगर आप एक बुक है इस वक्त, तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से है। ठीक है, पीटीबी जिसे आप कहते हैं। अब इसका मकसद क्या था कि हर प्रोविंस के अंदर ये डिपार्टमेंट बनाया गया, और इसका मकसद ये था कि अपने सूबे की जो कल्चर है, सूबे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो बुक्स हैं या करिकुलम है वो बना सकते हैं। न्यू स्कूल्स वर ओपन, ठीक है, न्यू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन दिस सिनेरियो। और इसके अलावा जो समाजी शोबे की तरक्की के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात था कि अगर आप इनकम तो जनरेट कर रहे हैं, इन तमाम सेक्टर्स पे तवज्जो दे रहे हैं, साथ ही साथ यू नीड टू कंट्रोल योर पॉपुलेशन। या तो आप अपने रिसोर्सेज बहुत हाई स्पीड से ऊपर लेके जाओ, ठीक है, कि पैरेलल चल रही है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज, लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज उस स्पीड से जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए समाजी शोबे को तरक्की देने के लिए, यानी कि सोशल सेक्टर को तरक्की देने के लिए, हुकूमत ने आबादी में इजाफे के कंट्रोल के लिए एक डिपार्टमेंट था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें लोगों को कहा गया कि वो अपनी फैमिली जो है वो प्लान करके बनाएं, और ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीज़ को इसमें रोका गया। साथ ही साथ अयूब ख़ान के अगर दौर की बात करें तो मुल्क की तरक्की में, नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आज भी माशी तरक्की के लिहाज से अयूब ख़ान का दौर जो है वो मिसाली दौर समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि जनरल अयूब ख़ान का दौर काफ़ी टाइम पीरियड जो था वो लंबा था, और उसने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कराई उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंटेशन का जो रिज़ल्ट है वो नज़र आया। जैसे भी हमने बात की, एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू डैम्स, कैनाल्स, बैरेजेस बने, न्यू इंडस्ट्रीज़ बनी, एग्रीकल्चर के लिए मशीनरीज आई। तो ये वो तमाम एफ़र्ट्स थी जो कि अयूब ख़ान ने की, और अयूब ख़ान के दौर को आज भी एक गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है पाकिस्तान की। अगर हम इकनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो पाकिस्तान का जो ये अयूब ख़ान का दौर था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। अच्छा, अगर आप आगे देखें तो हमारे पास आगे दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि अयूब ख़ान के दौर के 5 साला तरक्याती मंसूबे हैं। 5 साला तरक्याती मंसूबा क्या होता है जी? ये 5 years डेवलपमेंट प्लान, 5 साला मंसूबा होता है तरक्याती। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म प्लान किया जाता है, और अयूब ख़ान के दौर में ये शुरू किए गए थे। इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ, सिक्स एंड देन 8 8 5 साला मंसूबे, यानी कि 5 साला मंसूबे बनाए गए पाकिस्तान के अंदर 8। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो दूसरा और तीसरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 साला मंसूबा कि उसके अंदर किस तरह से तरक्की हुई थी। जो पहला 5 साला मंसूबा था उसका जो टारगेट्स थे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि एक्सपीरियंस नहीं था, कोई एक्सपर्ट इस तरह से नहीं थे, तो वो प्लान जो था वो नाकाम हो गया। सेकंड जो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान था, दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा, ये अब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसने अपने जो टारगेट्स थे वो अचीव किए। ये जितने भी प्लान से 5 साला मंसूबे थे उसमें होता क्या था
कि हमने 10 टारगेट सेट कर लिए कि हमने 5 सालों में इतनी आमदनी बढ़ानी है, 5 सालों में ज़राअत के शोबे को इतनी तरक्की देनी है, तालीम के शोबे को इतनी % तरक्की देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती थी। बरामदात को बढ़ाना है, दरामदात को बढ़ाना है, कम करना है, बरामदात और दरामदात में तवाज़ुन पैदा करना है, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं वो तय की जाती थी और ये टारगेट्स होते थे। इनको 5 सालों में अचीव करना होता था। तो पहले 5 साल मंसूबा तो नाकाम हो गया क्योंकि उसको हम उस तरह से अचीव नहीं कर पाए और जो बजट हमने मुख्तस किया हम उस ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाए। जो दूसरा 5 साल मंसूबा था तरक्याती मंसूबा, इसके मकासद और हदफ को पूरा करने के लिए तकरीबन 23 अरब रुपए 23 अरब जो थे पैसे वो उसका अंदाज़ा लगाया गया। 5 साल तरक्याती मंसूबे के अंदर जो शामिल थी बातें वो ये थी कि कौमी आमदनी और फ़ी का सामनी यानी कि जो नेशनल इनकम थी उसको भी इंक्रीज़ करना और एक इंडिविजुअल की इनकम को भी इंक्रीज़ करना इसके अंदर शामिल था। लोगों को रोज़गार मुहैया करना, तकरीबन ये 2.5 मिलियन लोगों को रोज़गार मुहैया करना इसका टारगेट था। ज़राई पैदावार में इजाफ़ा करना, बड़ी और औसत दर्जे की, यानी कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ थी या एवरेज इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जिन्हें कह सकते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन थी उसमें इजाफ़ा करना, फिर घरेलू और छोटी सनतों की पैदावार को बढ़ाना और बरामदात में इजाफ़ा करना। ये वो तमाम टारगेट्स थे जो कि अचीव करने थे सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। ये काफ़ी जो कामयाबी उससे हमकनार हुआ क्योंकि बहुत सारे शोबे में जो हमारा टारगेट था कि जी हमने इनकम को 20% बढ़ाना है, वो हमने उससे ज़्यादा बढ़ाया। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमने 10% बढ़ाना है तो हमने उससे ज़्यादा अचीव किया। मींस बहुत सारे शोबे ऐसे थे जिसमें मुकर्रर करदा हदफ से ज़्यादा हमने अचीव किया। पाकिस्तान की मौशी मनसूबाबंदी में दूसरे 5 साल मंसूबे को बहुत अहमियत हासिल है और इस मंसूबे की कामयाबी से, क्योंकि ये मंसूबा जो था ये पहले मंसूबे की नाकामी को सामने रखते हुए बनाया गया था। जो लूप होल्स वहाँ रह गए थे, जो नाकामियाँ वहाँ हुई थी, जो इश्यूज़ उस वक्त सामना करना पड़ा था, उन सबको माइंड में रख के सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट किया गया और डेफिनेटली जो था रिज़ल्ट वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। और इस मंसूबे से क्या हुआ कि हौसला अफजाई हुई, इनकरेजमेंट मिली फॉर द फ्यूचर, और जो फ्यूचर की प्लानिंग थी हमारी रिगार्डिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट उसमें काफ़ी हमें हेल्पफुल रहा। ये तीसरा 5 साल मंसूबा जो है वो 1965 to 70 है। अब ये जो 65 to 70 का टाइम पीरियड है, अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे वॉर डिस्कस की थी, ठीक है, और ये वो टाइम पीरियड था जब थोड़े से हालात पाकिस्तान के ख़राब होना शुरू हो गए थे। दूसरा 5 साल मंसूबा जो था उसकी कामयाबी के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट किया गया। उसमें भी कौमी आमदनी में इजाफ़ा करना, जो अफरादी क़ुव्वत है उसे 1985 तक रोज़गार, इसमें तकरीबन 5.5 मिलियन लोगों को रोज़गार मुहैया करना था। फिर गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करना, मीन्स जो फ़ॉरेन एड हमें बाहर के मुल्क जो हमें एड देते थे उसको ख़त्म करना, उस पर डिपेंडेंसी ख़त्म करनी और अपने आप को खुद कफ़ील बनाना था, ठीक है। नेज़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ी के सामने के तफावत को ख़त्म करना था, मीन्स के जो हमारी इंडिविजुअल इनकम थी, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के डेवलपमेंट एरियाज़ में या सिंध के डेवलपमेंट एरियाज़ में एक आदमी है, एक पर्सन, उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में कम थी, तो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके लिए जो इस प्लान के लिए 52 अरब रुपीज़ जो थे वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो सका क्योंकि बहुत सारे शोबों में जो अहदाफ हमने मुकर्रर किए थे, टारगेट सेट किए थे, उनको हम अचीव नहीं कर सके। क्योंकि असल इशू क्या हुआ था कि जैसे ही ये प्लान शुरू हुआ तो 1965 में पाकिस्तान को जंग, एक बहुत बड़े पैमाने पे जंग लड़ना पड़ी थी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ। फिर खुश्क साली, ड्रॉट, एक कहत आ गया, खुराक का बहरान हो गया, फसलें तबाह हो गई, दिफाई अखराजात बढ़ गए और ज़राई तरक्की में कमी हुई। और अगर मैं यूँ कहूँ कि तीसरा 5 साल मंसूबा जो था उसे वो तमाम फेवरेबल सर्कमस्टांसेस जो थे वो नहीं मिल सके जो कि मिलने चाहिए थे, तो कहना गलत नहीं होगा। हमें इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ेवरेबल कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, और फेवरेबल कंडीशंस अगर होंगी
तो देन हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम पीरियड, जो कि 65 से 70 था, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी वो अपने टारगेट्स को अचीव उस तरह से नहीं कर सकी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब हो रही थी। अयूब ख़ान की अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है या उसके मुखालिफ जो टीम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। वॉर शुरू हो चुकी थी, वॉर की वजह से जो हमारा डिफेंस के एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए थे, ठीक है, और हमें अपना डेवलपमेंट के पैसों में से उधर शिफ्ट करना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से ये प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। और 25 मार्च 1969 को जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो अयूब ख़ान ने जो था वो रिज़ाइन कर दिया था 69 में जाके। आई डू होप कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा और आपको कोई इसमें परेशानी जो है वो नहीं होगी। हमने ज़िक्र किया कि अयूब ख़ान ने जब मुआशी तरक्की पे बात की या सोचा तो बहुत सारी बेहतरी भी आई, ठीक है, लेकिन जब हम हमेशा ऐसा होता है कि जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी। कुछ पॉलिसीज़ तो हमारी सक्सेसफुल हो जाती हैं और कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो फेलियर की तरफ चली जाती हैं। तो अयूब ख़ान के साथ भी ऐसा ही हुआ कि कुछ चीज़ें जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं कर सका और कुछ जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लिए गए। दौर उसका ख़त्म हो रहा था, अपोजिशन की तरफ से काफ़ी जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा था, इस वजह से उसे रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर हम पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हिस्ट्री देखें तो हमें यही पता चलता है कि जो अयूब ख़ान का दौर था उसके अंदर जितनी तरक्की हुई थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे वो एजुकेशन या सोशल सेक्टर था, जितनी तरक्की उस दौर में नज़र आई वो आज तक नज़र नहीं आती। नो डाउट पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे बाय डे और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें अपना हिस्सा जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उस दौर के अंदर चूँकि पाकिस्तान बना नया नया था और उसको अपने पाँव पे खड़े होने की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इन सेक्टर्स पे तवज्जो दी गई जिससे पाकिस्तान की जो इनकम थी वो बड़ी और जो मैसेज थे उसके हालात भी कुछ ना कुछ बेहतर होना शुरू हो गए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वाला टॉपिक जो है इकनॉमिक डेवलपमेंट मुआशी तरक्की वो समझ आ गया होगा। हम इसको देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs एक्सरसाइज में हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है और ना ही कोई इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपकी एक्सरसाइज में, बट MCQs मौजूद हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने नोट्स खोलेंगे तो आपको नोट्स के अंदर भी नज़र आएगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपने अपने जो भी टॉपिक मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि उस टॉपिक को याद करना है आपने, ठीक है। और अगर आप अपनी नोट्स खोलेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs। पेज नंबर 43 है नोट्स का और 158 से शुरू हो रहे हैं जी MCQs रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आपने इसको याद कर लेना है। 158 से लेकर 170 तक जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। स्पेशली जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डेट्स पढ़ी या डिपार्टमेंट्स पढ़े कि कौन सा डिपार्टमेंट किस ईयर में बनाया गया था, ये किस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मिलेंगे आपको पेज नंबर पेज नंबर है आपका 60 और उस पर 77 से लेके 82 तक आपको मिलेंगे, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि अयूब ख़ान के दौर में सनत के शोबे को तरक्की देने के लिए किन इदारों का क्या अमल में लाया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मुआशी तरक्की से क्या मुराद है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी शुरू में मैंने करवा दी थी। ज़राई इस्लाहात के कोई से 5 नकात बताएं तो मैंने आपको बताया था कि वो जागीरदारों की जो हद मलकियत थी वो मुकर्रर की गई, किसानों को ज़मीन दी गई, मशीनरी बाहर से मंगवाई गई, बीज वगैरह मंगवाए गए, कर्ज़े दिए गए, ठीक है। फिर दूसरे 5 साल तरक्याती मनसूबों के दौरानिया क्या था और अहदाफ़ क्या था, तो दौरानिया जो था वो 60 to 65 था और अहदाफ़ आमदनी वगैरह बढ़ाना, ठीक है। और तीसरे 5 साल मनसूबे का भी दौरानिया और अहदाफ़ पूछे हुए हैं तो इसमें भी आप
65 to 70 लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसके अहदाफ लिखेंगे कि जी कौमी आमदनी को बढ़ाना था, अफरादी क़ुव्वत को 1985 तक, रोज़गार फ्राहम करना, गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ख़त्म करना, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट पे जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 82, जनरल अयूब ख़ान ने कब इस्तीफ़ा दिया? तो जब मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे तो मार्च 1969 में, ये तकरीबन 25 मार्च की बात है, जब अयूब ख़ान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। यहाँ तक तो आपका आज का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोगों की अगर बुक आप खोलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास अभी सिर्फ तकरीबन 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो रह गए हैं इस चैप्टर के, और जिसमें याहिया ख़ान का दौर हुकूमत हमने पढ़ना है और मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब। जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, अपनी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है 1970 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 1970 तक के पढ़ेंगे। तो हमारे पास 2 टॉपिक रह गए हैं, इंशाल्लाह ये कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। और आप लोगों ने साथ साथ याद करना है, ये बार बार मैं बात कर रही हूँ, अपने सिलेबस को उर्दू वेरिएंट तो आप साथ याद कर सकते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास नोट्स हर चीज़ मौजूद है, रेडीमेड मटेरियल मौजूद है, सिर्फ आपने लर्न करना है। लेक्चर को बार बार सुनें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, नहीं तो कॉल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। और कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है। लेक्चर नंबर 21 आज यहाँ पे ख़त्म होता है। आई डू होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को दुआओं में याद रखें। और जाते जाते एक बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि किसी काम को मुश्किल ना समझें, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करें, ट्राई अगेन, ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाता है, ठीक है। और फेलियर जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं, उसको करने में नाकाम हो जाते हैं, तो वो नाकामी जो है वो कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। सो इस बात को जहन में रखें। और एक और बात भी इसको माइंड में रखिएगा कि विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट स्ट्रगल हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे दोनों हाथ मेरी पॉकेट में रहें और मैं कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ जाऊँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, 21st सेंचुरी के बच्चे हैं आप, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको उसका यूज़ आता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, कोई साइंस का सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट है, कोई हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप जस्ट एक क्लिक पे आप इंटरनेट की मदद से भी उसको समझ सकते हैं। ऑल्दो आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। और मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिस नाइला शब्बीर को इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।